हेलो व्यूअर्स, आप सभी का अकेडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं और कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जिनको जब भी इंडिया दिखता है तो उनको लगता है कि इंडिया इज अ सोसाइटी ऑफ बारबेरियंस। इंडिया इज अ सोसाइटी वेयर पीपल फाइट अमंग ईच अदर। इंडिया इज अ सोसाइटी वेयर टू डिफरेंट रिलीजन always has communal clashes, where two different castes are distributed in a hierarchical structure. सो दीज पीपल डजेंट फाइंड एनीथिंग गुड अबाउट इंडिया। इनको लगता है कि इंडिया एक अंधकार की देश है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वाइट मैंस बर्डन करके एक कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर ब्रिटिशर्स ने जब इंडिया के ऊपर 200 साल की हुकूमत की तो उन्होंने कहा कि हम क्यों आए हैं, हम आपकी भलाई के लिए आए हैं। ये हमारा बर्डन है कि आपको अच्छाई का रास्ता दिखाना, बिकॉज यू पीपल आर फूल एनफ टू अंडरस्टैंड वॉट एग्जैक्टली इज द बेस्ट डिसीजन टू मेक। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा लॉबी है, एक बहुत बड़ा नेक्सस है जो हमेशा से भारत को इसी नजरिया, इसी लेंस के थ्रू देखता है। और यही वो लॉबी है जो एक समय में 1947 के समय व्हेन इंडिया फॉट एंड फाइनली गॉट इट्स इंडिपेंडेंस, दीज पीपल लाफ्ट, दीज पीपल टेक टुक मॉकरी, मेक मॉकरी ऑफ आवर इंडिपेंडेंस एंड दे सेड दैट इंडिया वो तो 10 साल में कोलैप्स कर जाएगा, बिकॉज इंडिया में तो कॉन्ट्रडिक्शंस का भरे पड़े हैं। इतने कॉन्ट्रडिक्शन से, इतने प्रॉब्लम से कि इंडिया कैसे सर्वाइव कर सकता। बट नाउ इंडिया इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। नाउ इंडिया इज अ कंट्री where the people have grown both economically and also mentally, where a Indian origin person has become the prime minister of United Kingdom, the same country which has ruled over 200 years to India. तो ये एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। ऐसा नहीं कि इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में बहुत प्रॉब्लम है। बट किस कंट्री में प्रॉब्लम नहीं है, किस सोसाइटी में प्रॉब्लम नहीं है, किस सोसाइटी में दो कम्युनिटी और दो कम्युनिटी के बीच में कुछ छोटे मोटे इश्यूज नहीं है। एवरीवन हैज। बट ये एक तरीके से इंडिया को एक तरीके से एक पर्टिकुलर जनरलाइज कर देना कि इंडिया इज फुल ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। अब यही हुआ यूनाइटेड नेशन में। देखिए, जो ह्यूमन राइट्स करके जो बॉडी है, उसने वापस से जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि यहां तो कुछ है ही नहीं बचा, ह्यूमन राइट्स खत्म हो चुका है, सब बर्बाद हो चुका है। अब आप बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर और मणिपुर जैसा कॉम्प्लेक्स इशू किसी भी देश में है, और अगर किसी भी देश में है तो क्या वहां पे इलेक्शंस होते हैं, डिक्टेटरशिप लाया जाता है? चाइना में है, रशिया में है, बट इंडिया में रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुआ। तो इस तरीके से जो यूनाइटेड नेशन चेरी पिक करता है, जानबूझकर कुछ चीजें उठाता है, इसी चीज को वापस ने भारत ने सबके सामने रिजेक्ट किया और एक्सपोज किया। भारत ने कहा कि ये अनफाउंडेड है, बेसलेस है। ये जो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स है वॉल्कर टर्क, इनका जो कश्मीर और मणिपुर के ऊपर बयान है, इसमें कोई भी तथ्य नहीं है। अब यूएनएचआरसी ने कहा, उन्होंने क्या कहा, यूएनएचआरसी के जो हेड हैं उन्होंने कहा कि मणिपुर में बहुत ज्यादा वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, भारत सरकार को जल्दी कुछ करना चाहिए। उसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस तरीके से इतने रेस्ट्रिक्टिव लॉज हैं जिससे लोगों को हैरास किया जा रहा है, लोगों की ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, और इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट्स को बेफजूल के अरेस्ट किया जा रहा है। मतलब बताइए, पूरे इस स्टेटमेंट में जो ग्लोबल अपडेट है, हर साल ये निकालते हैं, ये जो भाई साहब है वॉल्कर टर्क, व्हेन ही अटर्ड वर्ड्स अबाउट इंडिया, ही अटर्ड दीज नॉनसेंसिकल वर्ड्स अबाउट इंडिया। और ये कोई नया चीज नहीं, इनफैक्ट 2024 में यही चीज पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने भी अगेन वही कश्मीर मुद्दा और इन चीजों के ऊपर इंडिया को क्रिटिसाइज किया। अब देखते हैं कि भारत सरकार ने किस तरीके से एक्सपोज किया। और इनफैक्ट बात यहां तक बढ़ चुकी है कि अब एक डिबेट स्टार्ट हो चुका है, खासकर डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद, दैट वेदर इट इज अ राइट टाइम to exit the world's largest multilateral body, which is United Nations. So please watch the video till end. We'll get back to all the answers. But before going and moving ahead, I have a very important piece of information, students. अगर आपको previous year questions, current affair magazines और prelims mock test के PDFs चाहिए, so अब अनअकैडमी IAS आप इन सभी PDFs को लेके आया है। आपको इस वीडियो पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे जाके आप इन सभी PDFs को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन, feel free to call this number, visit any of our offline branches, be it at Karol Bagh, Mukherjee Nagar, Prayagraj, and finally are in Bihar's Rajdhani capital, Patna.
सो ना इंडिया ने क्या कहा, तो इंडिया की तरफ से जो एम्बेसडर अरिंदम बागची हैं, जो इस समय इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशंस इन जिनेवा है, उन्होंने आउटराइटली कहा कि आप जो है सिचुएशंस को केवल चेरी पिक कर रहे हो, मतलब अपने हिसाब से जो आपको फेवर करता है वही सिचुएशंस को आप दिखलाना चाह रहे हो, ग्राउंड रियलिटी से बिल्कुल विपरीत है वॉट एवर यू आर सेइंग। और उन्होंने कहा कि क्योंकि जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर हैं उन्होंने इंडिया को नाम से लिया, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, एंड आवर डेमोक्रेसी इज हेल्दी, वाइब्रेंट एंड प्लूरलिस्टिक। और ये जो भी चीज आप कहे हो, इट्स अनफाउंडेड, इट्स बेसलेस एंड देयर इज नो एवर कनेक्शन विद द ग्राउंड रियलिटीज। उन्होंने कहा कि ये जो वॉल्कर टर्क हैं, जो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स कमिश्नर के चीफ हैं, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में रेफरेंस दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर में इस तरीके से हो रहा है, तो मैं टर्क को यह बताना चाहता हूं कि इट्स नॉट कश्मीर। आप क्यों भूल जाते हैं कि इट इज जम्मू एंड कश्मीर? तो आप केवल कश्मीर से ऑब्सेस ना रहिए। और ये जो आपका रिप्रेजेंटेशन है कश्मीर के ऊपर कि वहां पे जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया जा रहा है, ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया जा रहा है, रेस्ट्रिक्टिव लॉ में सबको अरेस्ट किया जा रहा है, आप भूल चुके हैं कि रिसेंटली कश्मीर में एक विधानसभा चुनाव हुआ और उस जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा चुनाव में जो पार्टी चुन के आई वो पार्टी रूलिंग पार्टी नहीं है जो न्यू दिल्ली में है। तो ये कैसे भूल जाते हैं? अगर हमें डिक्टेटरशिप ही करना होता, अगर हमें खूब पुलिस का मिसयूज ही करना होता, तो वी शुड हैव बीन इन पावर, राइट? सो दिस इज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, दिस इज अ कॉन्स्पिरेटिकल लुक अबाउट इंडियाज व्यू। इसीलिए अरिंदम बागची ने क्लियर किया कि भारत को समझने के लिए आप अपना चश्मा उतारिए और भारत को देखने के लिए आप एक फ्रेश माइंडसेट से देखिए, एंड फॉर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड आवर सिविलाइजेशनल इथॉस of diversity and openness. Then only you can understand how beautiful our country's democracy is. तो मैंने कहा कि ये जो बात है, ये बात यही नहीं रुकी। इनफैक्ट खूब पेपर में छपे, खूब पुराने पुराने एम्बेसडर्स ने कहा कि यूनाइटेड नेशंस की कोई नई बात नहीं है, हमेशा फेयर नहीं रहा है इंडिया को लेके। अरे 1962 में जब नेहरू जी सोचे कि इंडिया चाइना का विवाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल हैंडल करेगा, कहां था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? किस तरीके से हमेशा जम्मू एंड कश्मीर के मुद्दे पे अमेरिका और ये सारे कंट्रीज पाकिस्तान के बिहेव पे इंडिया को परेशान करते रहे। कहां था यूनाइटेड नेशन कोविड पैंडेमिक के समय? Right. So this institution has been in general unfair for the entire world, but especially it has been unfair to India. और इसीलिए now it is a time to call for a more democratic, inclusive global institution. और ये तब आ रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स बॉडी जिसने इंडिया के बारे में ये भाषणबाजी की है, उससे उन्होंने ऑलरेडी अपने आप को यूएस को विड्रॉ करवा दिया है, और साथ साथ जो फंडिंग है यूएन ह्यूमन राइट्स बॉडी को उसको रोक दिया है। और इनफैक्ट अब डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही एग्रेसिवली और इस चीज की पुश कर रहे हैं कि नाटो और यूनाइटेड नेशन से यूएस को बाहर हो जाना चाहिए। आपको पता होगा 2 दिन पहले इलॉन मस्क ने भी कंफर्म किया दैट यूएस माइट गेट आउट ऑफ यूनाइटेड नेशन। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इस दिशा में कई बार कहा। इनफैक्ट 2020 में जब यूनाइटेड नेशन की 75वां एनिवर्सरी था, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आउटराइटली सबके सामने कहा कि यूएन आज एक क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस से गुजर रहा है, विच मीन्स लोगों का जो भरोसा है, लोगों का जो कॉन्फिडेंस है, लोगों की जो लेजिटिमेसी है, वो कहां है यूनाइटेड नेशन के पास? बिकॉज यूनाइटेड नेशन एक 20वीं सदी की संस्था है जो 20वीं सदी के जियो पॉलिटिक्स के बारे में बता रहा है। आज 21वीं सदी है, आज जियो पॉलिटिक्स कंप्लीटली बदल चुका है। आज India is the world's largest fastest growing economy, and you have not included India into a permanent membership of United Nations Security Council. Then how can you ask that United Nations should enjoy the confidence of the people? यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया था न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वॉर ना हो, बट आज न्यूक्लियर वेपन के अलावा और भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं विच आर मास डिस्ट्रक्शन, फॉर एग्जांपल क्लाइमेट चेंज, फॉर एग्जांपल एआई। तो इसीलिए आज 21वीं सदी के आज के जियोपॉलिटिक्स और आज के चैलेंजेस के कॉन्टेक्स्ट में हमें एक नई संस्था बनानी चाहिए, और यही चीज भारत हमेशा से कह रहा है थ्रू द नॉर्म्स गाइडलाइन with new orientation for reformed multilateral system, दैट हमें एक नए तरीके से मल्टीलैटरलिज्म को सोचना पड़ेगा, और हमें उसके लिए मल्टीलैटरल ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस को पहले रिफॉर्म करेंगे। आपके हिसाब से क्या इंडिया को यूनाइटेड नेशन छोड़ देना चाहिए? क्या इंडिया को एक नए मल्टीलैटरल बॉडी को बनाना चाहिए? और अगर बनाना चाहिए तो किस तरीके का वो मल्टीलैटरल बॉडी होना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।